Hello everyone, welcome back to Padhya UGC Net channel for Environment Science. Here we will cover topics related to environment science. All these topics covered here are very important for exam point of view, also for your academic requirements. These topics are very important for clearing any net exam related to state or national level. Here we start. सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का टॉक्सिक केमिकल में बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ हैवी मेटल, लेड, कैडमियम और आर्सेनिक को फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। आज हम यहाँ पे मरकरी, क्रोमियम, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट में कहाँ तक कंप्लीट किया था? लेड तक कंप्लीट कर लिया था। इतना पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। आज हम मरकरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड और एक एक्स्ट्रा और है बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ क्रोमियम के बारे में पढ़ेंगे। वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखिए, अब करते हैं बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ मरकरी कि मरकरी की वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म पे क्या बायोकेमिकल इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे दो इंसिडेंट दिए गए हैं। हिस्ट्री में दो ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिससे हमें पता चला था कि मरकरी जो है वो टॉक्सिक एलिमेंट्स में आता है। तो सबसे पहला है मिनीमाटा इंसिडेंट। तो जापान में 1953 to 60 में एक मिनीमाटा डिजीज़ नाम का इंसिडेंट हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? मरकरी की वजह से। और मरकरी को तब से क्या जाना जाता है? मरकरी को वेल नॉन टॉक्सिक मेटल में ऐड किया गया तब से। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था? ठीक है, मरकरी की वजह से हुआ था मिनीमाटा डिजीज़ जापान में। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था कि जहाँ पे ये जापान का मिनीमाटा बे है वहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हज़ारों लोग जो है परमानेंटली पैरालाइज्ड हो गए थे मरकरी कंटामिनेटेड फिश खा के। बहुत से बच्चे, 50 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स आ गया था। क्यों? क्योंकि उनकी जो मदर जब प्रेग्नेंट थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने जो वो कंटामिनेटेड फ़िश जो उस बे में कंटामिनेटेड फ़िश पाई जाती थी उनको कंज्यूम किया था। तो उनके कंजप्शन के कारण कि उनकी प्रेग्नेंट लेडीज़ ने वो खाया है, 50 से ज़्यादा बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिला। अब हम ये देखेंगे कि मरकरी आया कहाँ से। मरकरी जो है उस मछलियों के अंदर आया कहाँ से। तो ये देखा गया कि एक वहाँ पे मिनीमाटा केमिकल कंपनी थी। ठीक है, मिनीमाटा केमिकल कंपनी जहाँ क्या बनता था? विनाइल क्लोराइड प्लांट था। ठीक है, विनाइल क्लोराइड प्लांट था। वहाँ से मरकरी का डिस्चार्ज हो रहा था। मतलब वहाँ से वो कंपनी जो है मरकरी को उस बे में डंप कर रही थी। है उस बे के अंदर जो मरकरी है, जो भी कंटामिनेटेड चीज़ें हैं उन सबको कंज्यूम किया उन्होंने। तो उसमें से उन्होंने मरकरी को भी कंज्यूम किया। तो कंज्यूम करते करते उनके अंदर कितना अमाउंट में मरकरी पाया गया? 27 to 102 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ मरकरी। और किस फॉर्म में पाया गया? मिथाइल मरकरी के फॉर्म में। आप ये फॉर्म याद करिए, एग्जाम में ज़रूर आता है कि मिनीमाटा इंसिडेंट में किस फॉर्म में मरकरी पाया गया था। तो मिथाइल मरकरी के फॉर्म में, ठीक है, मछलियों के अंदर मरकरी पाई गई थी। ठीक है, और ये जो विनाइल क्लोराइड प्लांट है, इन्होंने जो डिस्पोज किया था ना उस बे के अंदर, वो 1950 से ही उस बे में डिपॉजिट था। अब एक मिस्ट्री है कि जो कंपनी है वो तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में मरकरी डंप कर रही थी। ठीक है, जो मरकरी है, जो वो कंपनी थी मिनीमाटा केमिकल कंपनी, वो तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में मरकरी डंप कर रही थी। लेकिन जो मछलियों के अंदर पाया गया, जब रिसर्च हुई, जब पता लगाया गया, तो मछलियों के अंदर जो पाया गया वो मिथाइल मरकरी पाया गया। मिथाइल मरकरी की ऑर्गेनिक फॉर्म है। तो इसको आगे बताया जाएगा कि कैसे इनऑर्गेनिक मरकरी से ऑर्गेनिक मरकरी में एक कन्वर्ट हुआ, जिससे कि मिथाइल मरकरी की फॉर्म में फिश के अंदर ये टॉक्सिक केमिकल मिला। ठीक है, ये पहला नॉन केस है जिसमें कि हमें ये पता चला कि नेचुरल बायो एक्युमुलेशन टॉक्सिक मटेरियल का बहुत सारे लोगों की जान ली और जेनेटिक डैमेज किया लार्ज पॉपुलेशन को, जेनेटिकली डैमेज किया लार्ज पॉपुलेशंस को। ठीक है, और वो बायो एक्युमुलेशन किसके अंदर हुआ? फिश के अंदर। और कौन से फॉर्म में हुआ? मिथाइल मरकरी के फॉर्म में। तो ये पहला केस है। दूसरा केस था मरकरी का कि मिनीमाटा इंसिडेंट की तरह ही एक बहुत ही बड़ा ट्रेजिक रिपोर्ट मिला था मरकरी पॉइजनिंग का इराक में 1972 में, जिसमें से 450 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मर गए थे। कैसे मरे थे? उन्होंने वो उन गेहूँ का कंजम्पशन किया था जिस गेहूँ को ग्रो करने के टाइम में मरकरी कंटेनिंग पेस्टिसाइड का छिड़काव किया गया होगा। ठीक है, मतलब कि जब वीट की क्रॉपिंग की जा रही होगी, वीट उगाया जा रहा होगा, उस टाइम उन्होंने क्या किया था? ऐसे पेस्टिसाइड का छिड़काव किया, ऐसे पेस्टिसाइड की डस्टिंग की जिसमें कि मरकरी था। और वो मरकरी क्या होगा? धीरे धीरे बायो एक्युमुलेट होकर वो फूड में एक्युमुलेट हो गया, वीट में।
वीट में वो एक्यूमुलेट हो गया और वो उसी वेट को कंजप्शन करने से 450 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई इराक में 1972 के आसपास। ओके, तो ये 2 ट्रेजिक इवेंट्स हैं जिससे हमें मरकरी के टॉक्सिसिटी की अवेयरनेस हुई कि मरकरी कितना टॉक्सिक है, कितना जानलेवा है कि वो हमारे जेनेटिक इफेक्ट भी कर सकता है, जेनेटिकली डिफेक्ट भी डाल सकता है, पैरालाइज भी कर सकता है, लोगों की जान भी ले सकता है। अब देखा जाए कि नेचर में मरकरी कहाँ से आता है। ठीक है, मरकरी जो है एज अ ट्रेस कंपोनेंट बहुत से मिनरल्स में पाया जाता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में। ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल रॉक में जो एवरेज है मरकरी का, एवरेज अमाउंट ऑफ मरकरी पाया जाता है, वो कितना पाया जाता है 80 पार्ट्स पर बिलियन ऑफ मरकरी। द प्रिंसिपल ओर इज चिनाबार, मरकरी का जो ओर है वो क्या है, चिनाबार मरकरी सल्फाइड HgS के फॉर्म में। ठीक है, फॉसिल फ्यूल कोयला या लिग्नाइट में भी मरकरी पाया जाता है। कितना पाया जाता है 100 पार्ट्स पर बिलियन ऑफ मरकरी। नेचुरल अबेंडेंस क्या है सोयल में 0.1 पार्ट्स पर मिलियन में पाया जाता है, मतलब कि मरकरी नेचुरल सोयल में ही पाया जाएगा, फॉसिल फ्यूल कोयला लिग्नाइट में पाया जाएगा, कॉन्टिनेंटल रॉक्स में पाया जाएगा। और मरकरी का और क्या है, मरकरी सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। मरकरी जो है ट्रेस कंपोनेंट की तरह भी मिलता है बहुत सारे मिनरल्स में, तो नेचुरल सोर्स है ये मरकरी का। अब हम कहें कि मरकरी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मरकरी के। तो सबसे लार्जर कंज्यूमर है मरकरी का, वो क्या है, क्लोर एल्कली इंडस्ट्री, जिसमें कि क्लोरीन और NaOH की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। ठीक है, जिसमें कि मरकरी इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होते हैं वो मरकरी के इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर है ये इंडस्ट्री। सेकेंड लार्जेस्ट क्या है मरकरी का, इलेक्ट्रिकल एपरेटस जो बनता है उसमें मरकरी का यूज़ है, जैसे कि मरकरी वेपर लैम्प, इलेक्ट्रिक स्विचेस में मरकरी की बैटरीज बनाई जाती है। लार्जर कंज्यूमर क्या है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में मरकरी का बहुत लार्ज अमाउंट में यूज़ होता है। फंगिसाइड्स फॉर सीड ड्रेसिंग करने के लिए। ठीक है, सीड की ड्रेसिंग में फंगिसाइड्स जो यूज़ होते हैं उसमें मरकरी का यूज़ होता है। तो ये सीड ड्रेसिंग क्या है कि सीड्स को सोइंग करने से पहले जो फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन किया जाता है सीड्स के ऊपर, उसको सीड ड्रेसिंग कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में सीड ड्रेसिंग के लिए मरकरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मरकरी को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया, जो फंगिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड्स या जो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मरकरी पाया जाता है। ठीक है, तो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मरकरी का। अब यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में जो सीड ड्रेसिंग के दौरान मरकरी किस फॉर्म में यूज़ होता है वो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, मिथाइल मरकरी नाइट्राइल, तो मतलब कि सीड ड्रेसिंग में जो फंगिसाइड, जो इंसेक्टिसाइड, जो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ होता है उसमें ये फॉर्म्स हैं, मरकरी के फॉर्म हैं जो उनमें पाए जाते हैं सीड ड्रेसिंग के दौरान। ठीक है, बस आपको इसके नाम याद रखने हैं कि ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में मरकरी इस फॉर्म में यूज़ होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन कौन सा, मिथाइल मरकरी नाइट्राइल, मिथाइल मरकरी डाइएमाइड, मिथाइल मरकरी एसीटेट और इथाइल मरकरी क्लोरीन, ये सारे ऑर्गेनिक फॉर्म है मरकरी के। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म है, ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मरकरी इन एग्रीकल्चर। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे मरकरी जो है वो फैलता है, हाउ मरकरी पॉल्यूशन स्प्रेड्स एंड परसिस्टेंट इन्वायरमेंट। परसिस्टेंट क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय तक वो इन्वायरमेंट पे रहता है, इन्वायरमेंट में ही काफ़ी लंबे समय तक परसिस्टेंट है। ठीक है, और स्पेशली किसके कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। अब सीड ड्रेसिंग के दौरान सीड ड्रेसिंग क्या होती है, स्पेशली सीड्स को जब मरकरी बेस्ड केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है तो उसे सीड ड्रेसिंग कहते हैं। वो केमिकल कुछ भी हो सकता है, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, न्यूट्रिएंट्स, जो सीड को बचाने के लिए, पैथोजेंस से बचाने के लिए जिन केमिकल्स के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, अब वो क्या होगा, वो पूरे लार्ज इम्पैक्ट डालेगा। कैसे लार्ज इम्पैक्ट डालेगा कि उन बीजों को क्या गया कि पूरे एग्रीकल्चर एरिया में बोया जाएगा। ठीक है, अब वो मरकरी जो केमिकल उस सीड में डाला गया था, अब वो केमिकल क्या है, वो बहुत बड़े एरिया में जो भी सोयल है उसमें फैल गया। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मरकरी इन सोयल, वहाँ से मरकरी क्या होगा, अब मूव करेगा प्लांट्स के थ्रू। मरकरी जो है वो क्या हो, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेंगे उस प्लांट्स के थ्रू क्या है, जैसे जैसे सीड ग्रो करेंगे उस सीड्स के थ्रू प्लांट में वो जैसे जैसे ट्रांसफ़र होगा, जैसे जैसे वो चेंज होगा उसमें ट्रांसलोकेट करेंगे। अब जो भी जानवर उस प्लांट्स को खाएंगे,
ठीक है। उसमें क्या होगा, अब वो एनिमल्स के अंदर चले जाते हैं, मरकरी केमिकल्स जो भी हैं, ये सीड ड्रेसिंग के दौरान जो केमिकल यूज़ किया गया था, मोस्टली यहाँ मरकरी की ही बात की जा रही है। तो वो जो केमिकल था वो किस में चला गया, एनिमल्स में, जो एनिमल्स उन प्लांट्स को खाएंगे। तो इवेंचुअली क्या होगा, वो ह्यूमंस तक आ जाएगा फूड चेन के थ्रू। क्योंकि अगर जैसे गाय ने खाई, गाय का दूध हम पीते हैं, कोई नॉनवेज खाता है, ठीक है, कोई एग खाता है, कोई डायरेक्ट प्लांट्स भी हम लोग जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो इवेंचुअली वो आखिरी में कहाँ तक आएगा, हमारे तक पहुँच जाएगा ह्यूमंस थ्रू द फूड चेन के थ्रू। दूसरा अगर देखें एग्जांपल देखिए कैसे मरकरी फैलता है, सीवेज इनवेज डिस्चार्ज जो होता है उसमें मरकरी का कंटेंट ज़्यादा पाया जाएगा, 10 गुना ज़्यादा पाया जाएगा नेचुरल वाटर लेवल में। नेचुरल वाटर लेवल में भी मरकरी का अमाउंट पाया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इतना नेचुरल वाटर में इतना पाया जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा किस में पाया जाता है, 10 गुना ज़्यादा सीवेज में पाया जाता है। सीवेज का जो पानी डिस्चार्ज हम घरों से निकलता है, ठीक है। जब मरकरी एंटर होगा वाटर बॉडी में तो क्या होता है, वो जो उस वाटर बॉडी में सेडिमेंट्स होंगे उनके साथ बाइंड अप हो जाते हैं, ठीक है। वो मरकरीज जो क्या होते हैं, वाटर बॉडीज़ में जो सेडिमेंट्स होते हैं उनके साथ बाइंड अप हो जाते हैं, और सेडिमेंट्स जो हैं वो रिजर्वॉयर की तरह काम करेगा मरकरी के लिए। मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक मरकरी उस सेडिमेंट्स के साथ अटैच है और पड़े हुए हैं, और समय के साथ क्या होगा, धीरे धीरे मरकरी जो है वाटर में वापस आएगा। तो समय के साथ क्या होगा, मरकरी बैक वाटर में वापस आए, ये क्या करेगा, कॉलोनिक पॉल्यूशन फैलाता है, दैट कैन परसिस्ट इवन आफ्टर द ओरिजिनल सोर्स इज एलिमिनेटेड। और लेक में मरकरी पॉल्यूटेड सीवेज डिस्चार्ज किया गया, ठीक है। बाद में बेशक उस सीवेज को क्लीन अप भी कर दिया गया है, लेकिन कुछ अमाउंट में जो मरकरी है वो सेडिमेंट्स के साथ अटैच रहते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक वो सेडिमेंट्स जो है मरकरी के लिए रिजर्वर का काम करते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, वो मरकरी उस सेडिमेंट से रिलीज़ होंगे और वापस किस में रिलीज़ हो जाएंगे, वाटर में आ जाएंगे। तो पानी साफ़ करने के बाद भी, वो लेक या रिवर या जो भी है उसको क्लीन करने के बाद भी, हमने सीवेज क्लीन कर दिया है, सीवेज डिस्चार्ज जो हुआ था, उसके बाद भी वो जो कुछ ना कुछ अमाउंट में जो मरकरी है वो उसके सेडिमेंट्स में डिपॉजिट रहते हैं, और बाद में वो रिलीज़ होते हैं और मरकरी का पॉल्यूशन फैलता है, कॉलोनिक पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है। अगला है, अगर ग्लोबल स्केल पे देखें, चलिए ओशन में बात करें। अगर ओशन में नेचुरली 5000 टन मरकरी सेडिमेंट से, रॉक से, फॉसिल फ्यूल से, इन सब से मरकरी पानी सी में 5000 टन में वो ऐड होता है, और ह्यूमंस भी हम भी जो यूज़ करके कितना डाल देते हैं उसमें 500 टन। तो ये क्या होगा, इफेक्ट को डबल कर दिया ना मरकरी के इनपुट को। तो इससे इस तरह से जो है मरकरी जो पॉल्यूशन स्प्रेड होता है और इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। अलग अलग केमिकल स्पीसीज ऑफ मरकरी की क्या टॉक्सिसिटी है, तो सबसे पहला है एलिमेंटल मरकरी, ठीक है। तो एलिमेंटल मरकरी क्या है, वो फेयरली इनर्ट है, तो मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नॉन टॉक्सिक है, अगर हमने उसको स्वेलो कर लिया, मतलब निगल लिया, तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बिना किसी सीरियस डैमेज के। मतलब कि सॉलिड फॉर्म में जो एलिमेंट्री मरकरी है वो टॉक्सिक नहीं है। लेकिन वही अगर हमने इट हैज़, जो एलिमेंट्री मरकरी है उसका हाई वेपर प्रेशर है, ठीक है। हाई वेपर प्रेशर, तो वेपर फॉर्म में अगर हमने उसको इनहेल कर लिया, मतलब कि नोज़ के थ्रू हमने उसको सांस के थ्रू ब्रीथ कर लिया, तो वो टॉक्सिक हो सकता है। मतलब कि वेपर फॉर्म में एलिमेंट्री मरकरी टॉक्सिक है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में एलिमेंट्री मरकरी जो है वो टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा उसको अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा उसको जो वेपर मरकरी है, वेपर एलिमेंट्री मरकरी है, उसको वेल वेंटिलेटेड एरिया में हैंडल करना चाहिए। अगर वो स्पिल हो भी गया, अगर वो गिर भी गया है, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको क्लीन अप कर देना चाहिए। अगर एलिमेंट्री मरकरी जो है वेपर फॉर्म वाला अगर हमने इनहेल कर दिया, तो वो हमारे ब्रेन के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, जिससे क्या होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा डैमेज हो जाएगा। तो मरकरी से नॉर्मली भी अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी फॉर्म मरकरी का दे दे, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उससे हमारा डैमेज होता है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्म है मर्क्यूरियस आयन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, Hg2 पॉजिटिव। ये मर्क्यूरियस आयन का फॉर्मूला है। अगर मर्क्यूरियस आयन की बात करें तो ये इनसॉल्युबल है क्लोराइड आयन में। मतलब क्लोराइड आयन की बात क्या कही कि अगर हमने इसको इनहेल कर लिया मर्क्यूरियस आयन को, ठीक है, तो हमारे स्टमक में जो एसिड है ना, वो एसिड में भी ये सॉल्युबल नहीं हो पाता। मरकरी का जो हमारे स्टमक में
एसिड है, मतलब HCl की फॉर्म में हमारे स्टमक में ना गैस्ट्रिक एसिड, उसमें उसकी हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से, क्लोराइड की हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, जिससे कि ये लेस टॉक्सिक होता है। जब ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, टॉक्सिक नहीं होगा, ठीक है। तो यही बोला गया कि फॉर्म इनसॉल्युबल क्लोराइड आयंस, क्योंकि जब हम इसको इनहेल कर लेते हैं तो हमारे HCl के साथ मिलकर मर्क्यूरियस आयन जो है HgCl बनाता है, जो कि इनसॉल्युबल है, ठीक है। और इनसॉल्युबल, जब सॉल्युबल नहीं होगा तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे पूरे पार्ट्स में नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टमक जो है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड्स रहते हैं वहाँ पे HCl की फॉर्म में, जिससे कि मर्क्यूरियस आयन को वो नॉन टॉक्सिक बना देता है। मर्क्यूरिक आयन, ठीक है। मर्क्यूरिक आयन का फॉर्मूला क्या है, Hg2 पॉजिटिव, ठीक है। मर्क्यूरियस आयन का फॉर्मूला ये है, ये टॉक्सिक होता है, ठीक है, ये फेयरली टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि इसकी हाई एफिनिटी है सल्फर एटम्स के साथ। तो अगर सल्फर एटम के साथ हाई एफिनिटी है तो सल्फर कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड है प्रोटीन में, प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड है जिसमें कि सल्फर होता है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, मर्क्यूरिक आयन के साथ। तो जिससे क्या, अब जैसे कि हमने यहाँ बताया कि मर्क्यूरिक आयंस का क्या है, वो सल्फर के साथ बहुत अच्छी एफिनिटी है बॉन्ड बनाने की। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हमारा सीरम एल्बुमिन है, उसमें तो सल्फोहाइड्राइल ग्रुप पाया जाता है। तो इन दोनों में सल्फोहाइड्राइल ग्रुप होने की वजह से जो मर्क्यूरिक आयन है वो हीमोग्लोबिन और सीरम के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये जो आयंस हैं, ये जो मर्क्यूरिक आयंस है, ये हमारे ब्लड, हमारे बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन है, वो जो सेल है, इनमें ट्रैवल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये मेम्ब्रेन के साथ ना न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना देता है, HgOH। OH क्या है, थायोल ग्रुप के साथ ये जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और सेल में ये ट्रैवल नहीं कर पाता, और ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो ये उतना टॉक्सिक नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये टॉक्सिक है। क्यों टॉक्सिक है? क्योंकि ये रीनल ट्यूब्स को डैमेज करता है, मतलब नेफ्रोटॉक्सिसिटी को फैलाता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या होती है? किडनी से रिलेटेड जो टॉक्सिसिटी होती है, जो रीनल टॉक्सिसिटी, नेफ्रॉन की वजह से जो टॉक्सिसिटी है उसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहा जाता है। तो ये जो है, ये मर्क्यूरिक आयन जो है, ये क्या करेगा, ये रीनल ट्यूब को डैमेज करेगा। जब एक्सक्रीट आउट होगा तो हमारी किडनी पर ये इफेक्ट डालेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट नहीं डालेगा। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने की वजह से ये क्या है, फेयरली टॉक्सिक है। अब अगला करते हैं ऑर्गेनोमर्क्यूलेस। ऑर्गेनोमर्क्यूलेस क्या होता है कि कोई भी मरकरी के साथ RH, R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप में कोई भी आ जाएगा, एल्काइल, एल्कीन, एल्केन। तो ऑर्गेनोमर्करी होती है, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है ऑर्गेनोमर्करी, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक मर्करी जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, और ऑर्गेनिक में से भी जो मिथाइल मर्करी है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। मिथाइल मर्करी जो हमने मिनीमाटा में पढ़ा था ना, मिनीमाटा बे में जो फिश पाई गई थी, उसमें कौन सी मर्करी थी? उसमें मिथाइल मर्करी ही थी। क्यों? क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल है, लिपिड फ्रिक्शन ऑफ मेम्ब्रेन में सॉल्युबल है, मेन ब्रेन टिश्यू में सॉल्युबल है। तो ये सॉल्युबल होने की वजह से जो भी चीज़ें सॉल्युबल होगी वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड्स के थ्रू हर एक सेल में, हर एक मेम्ब्रेन में, हर एक ऑर्गन में जाएगा, जिसकी वजह से ये मोस्ट टॉक्सिक स्पीसीज कहा जाता है ऑर्गेनोमर्क्यूलेस को। मिथाइल मर्करी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मिथाइल मर्करी मतलब कि मर्करी जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। मिथाइल मर्करी है या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मर्करी है तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन और मर्करी का जो बॉन्ड बनता है वो ईजिली नहीं टूटता। ईजिली नहीं टूटने की वजह से क्या होगा, जो एल्काइल या मिथाइल मर्करी है वो हमारे सेल्स में बहुत लंबे समय तक ले रहता है, इसलिए ये मोस्ट टॉक्सिक है। बायो एक्यूमुलेशन इनकी होती रहती है। बॉन्ड जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ये किसी और के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ड्यू टू द कोवलेंट मर्करी और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये इजीली नहीं टूटता, ठीक है। और मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि जो मिथाइल मर्करी है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर किसी भी ऑर्गेनिक मर्करी का कंजप्शन करती है, जैसे कि मिनीमाटा डिजीज़ में किया गया था, तो ये प्लेसेंटल बैरियर को ब्रेक डाउन करके फीटस के अंदर भी, फीटल टिश्यू के अंदर भी चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मर्करी क्या है, परसिस्टेंट है, काफ़ी लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर रहता है, एक्सक्रीट आउट नहीं रहता। अगर इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, इकोसिस्टम में मोबाइल है, मतलब फूड चेन में ये चलता रहता है कि पानी से गया मछलियों के अंदर, मछलियों से गया एनिमल्स के अंदर, या प्लांट में है तो प्लांट से गया एनिमल के अंदर। तो फूड इकोसिस्टम में ये मोबाइल होता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बायो एक्यूमुलेशन इसकी रहती है। कैपेबल ऑफ एक्यूमुलेशन इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसकी इकट्ठा होने की कैपेबिलिटी है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वायरमेंट में रहता है और हेल्थ हैजार्ड कॉज करता है। यहाँ बोल दिया गया कि मिथाइल मर्करी जो है वो डाई मिथाइल मर्करी से ज़्यादा टॉक्सिक है। डाई मिथाइल मर्करी भी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन जो मिथाइल मर्करी है वो ज़्यादा टॉक्सिक है।
मरकरी के जो वेपर फॉर्म है वो ज़्यादा टॉक्सिक है देन लिक्विड मरकरी की, और उससे क्या होगा, जो वेपर मरकरी अगर हम इनहेल कर लेंगे तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। यहाँ पे मरकरी की कुछ केमिकल स्पीसीज दी हुई हैं, इनके आप नाम याद कर लीजिए, इनका फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्म में ये पाया जाता है, टॉक्सिक है कि नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि आपको जैसे कि अब यहाँ पे एलिमेंट्री मरकरी की बात की गई, इसका नाम क्या है, एलिमेंट्री मरकरी। इनर्ट है, नॉन टॉक्सिक है, वेपर फॉर्म में टॉक्सिक होता है जब हम इनहेल कर लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में उतना टॉक्सिक नहीं है, पहले हमने डिटेल में इसको कर लिया है। यहाँ पे मर्क्यूरस आयन है, इसका फॉर्मूला ये है, इनसॉल्युबल है क्लोराइड में। हमारे पेट में हमारे जो स्टमक में HCl पाया जाता है उसमें जाके ये इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है, क्लोराइड के साथ सॉल्यूबल सॉल्यूशन नहीं बना पाएगा, तो इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, लो होती है। अब मर्क्यूरिक आयंस जो होता है ये टॉक्सिक है, लेकिन हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में ईजिली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, लेकिन रीनल जो हमारी नेफ्रॉन्स है, हमारी किडनी है, उस पर ज़रूर ये इफेक्ट डालता है, इसीलिए क्या है, टॉक्सिक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनोमर्क्यूरल्स, हाईली टॉक्सिक, स्पेशली कौन सा, मिथाइल मर्करी। यहाँ पे फॉर्मूला CH3 आएगा, ठीक है, CH3Hg। तो मिथाइल मर्करी क्या है, मिथाइल मर्करी ज़्यादा टॉक्सिक है। ऑर्गेनोमर्क्यूरल्स जो है वो हाईली टॉक्सिक है, इरिवर्सिबल नर्व और ब्रेन डैमेज करता है, ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, फैट टिश्यू में ये स्टोर हो जाता है, क्योंकि मर्करी की जो बायो एक्युमुलेशन की प्रॉपर्टी है। उसके बाद डाई ऑर्गेनोमर्क्यूरल्स जो है लो टॉक्सिसिटी है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल मर्करी में एसिडिक मीडियम में। मतलब अगर डाई ऑर्गेनोमर्क्यूरल्स है उसकी टॉक्सिसिटी तो लो होगी, लेकिन अगर ये मिथाइल मर्करी में कन्वर्ट हो गया तो ये टॉक्सिक क्रिएट करेगा, और मिथाइल मर्करी में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, इसको एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम में डाई ऑर्गेनोमर्क्यूरल्स जो है वो ऑर्गेनोमर्करी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिससे ये लो टॉक्सिसिटी से हाई टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाएगा। और मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है ये हाईली इंसॉल्युबल है। मर्क्यूरिक के जो सल्फाइड्स हैं, मतलब ये चिनाबार जो है, ये सॉल्युबल नहीं होते, नॉन टॉक्सिक होते हैं, और सॉइल में ये ट्रैप रहते हैं, ठीक है, चिनाबार की फॉर्म में। इस टेबल से आप गो थ्रू हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, और इजीली मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दिया मर्करी की, जिससे कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हम देखें कि मिथाइल मर्करी की पॉइजनिंग का इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है। मिथाइल मर्करी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक था ना, डाई मिथाइल मर्करी की टॉक्सिसिटी लो थी, लेकिन वो जब मिथाइल मर्करी में एसिडिक मीडियम उसको मिल जाएगा तो वो कन्वर्ट होकर टॉक्सिक हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या था, ऑर्गेनोमर्क्यूरल्स, मतलब मिथाइल मर्करी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक था। तो मिथाइल मर्करी के यहाँ इफेक्ट बताया हुआ है, ठीक है। अगर मर्करी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाए तो ये क्या करेगा, ये शुगर के ट्रांसपोर्ट को रोक देगा, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर। पोटेशियम आयंस का जो मूवमेंट होता है उसको रोक देगा, डिस्टर्ब कर देगा। सेल मेम्ब्रेन में ये क्या करेगा, एनर्जी की डेफिशिएंसी कर देगा। ब्रेन सेल में क्या करेगा, एनर्जी की डिफिशिएंसी कर देगा, ATP की फॉर्मेशंस नहीं होने देंगे। इफेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व जो हम जिसके वजह से एक्ट करते हैं, मूव करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो उन नर्व सेल के इम्पल्स को भी इफेक्ट करेगा। अब डिवेलपिंग बेबीज़ जो है, अगर मदर जो है, कोई भी प्रेगनेंसी लेडीज़ अगर मिथाइल मर्करी के कॉन्टैक्ट में आती है तो बच्चों पे क्या इफेक्ट करेगा, तो परमानेंट डैमेज कर देगा उनका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों का, जिससे कि सेरिब्रल पैल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कॉन्वल्यूजन, ये सब डिजीज़ उनमें कॉज हो जाएगा, ठीक है। सेलुलर लेवल पे क्या होता है, क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन में एरर आ जाएगी, लीड टू द क्रोमोसोम ब्रेकेज, क्रोमोसोम को तोड़ देगा, सेल की डिवीजन को इनहिबिट कर देगा। सिम्टम्स कब दिखाई देंगी, जब मर्करी का लेवल जो है वो 0.5 ppm मिथाइल मर्करी तक पहुंच जाए, तब ये सब सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। ब्लड में मर्करी का लेवल अगर 0.5 ppm के आसपास या उससे ज़्यादा हो जाए तब हमें ये सब सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मिथाइलाइजेशन क्या होता है, एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि मिथाइल ग्रुप जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐड होता है। कैसे ऐड होके वो अल्टर कर देता है उनके काम को, जैसे कि मिथाइल जो है वो मर्करी ग्रुप के साथ ऐड हो जाता है और क्या कर देता है, उसको मोर टॉक्सिक बना देता है, ठीक है। अभी कैसे होता है एम्प्लीफिकेशन इन फूड चेन में ये काम कैसे होता है कि जो मिनीमाता केमिकल कंपनी थी उन्होंने क्या किया कि मर्करी को डिस्चार्ज किया। किस फॉर्म में डिस्चार्ज किया, एलिमेंट्री मर्करी था। फिश के अंदर जो मर्करी पाई गई है वो मिथाइल मर्करी के फॉर्म में पाई गई है, ठीक है, जो कि हाईली टॉक्सिक है हमारे लिए, किसी भी एनिमल्स के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो मर्करी और उसका सॉल्ट अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, वही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कि मर्करी उसका जो सॉल्ट है
वो मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट होता है बाय एनारोबिक मीथेन सिंथेसिस बैक्टीरिया के द्वारा। उस पहला पॉइंट कि किस कब उसके लिए इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, एनारोबिक मीथेन सिंथेसिस बैक्टीरिया चाहिए, ठीक है। जो कन्वर्जन, अब ये जो कन्वर्जन होता है मिथाइल मरकरी का, मतलब एलिमेंट्री मरकरी से मिथाइल मरकरी का एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, उसको कन्वर्ट करने के लिए कौन रहता है वहाँ पे, वो B12 विटामिन का कोएंजाइम है, एक कोबाल्ट-3 कोबाल्ट एंजाइम है, विटामिन B12 कोएंजाइम, जिसके पास कोबाल्ट है। कोबाल्ट में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप जब मरकरी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, मिथाइल मरकरी या डाई मिथाइल मरकरी, जो कि कोबाल्ट ग्रुप अलग हो जाएगा। और ये किसके द्वारा होता है, मिथाइल कोबामिन के द्वारा। यहाँ पे ATP का यूज़ होता है, ठीक है। ATP का यूज़ करके मिथाइल कोबामिन जो है उसने क्या किया, मिथाइल मरकरी या डाई मिथाइल मरकरी बना लिया, ठीक है। मिथाइल मरकरी ज़्यादा टॉक्सिक है देन मिथाइल मरकरी ज़्यादा टॉक्सिक है देन डाई मिथाइल मरकरी। और डाई मिथाइल मरकरी, मैंने पीछे टेबल में आपको बताया कि डाई मिथाइल मरकरी जो है वो मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट हो सकता है, बस उसको क्या चाहिए, एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। तो जब एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा तो मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों ही, तो यहाँ पे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, मिथाइल मरकरी। कंडीशन दी हुई कन्वर्जन की जो मैंने यहाँ पे पीछे बताया कि एसिडिक मीडियम अगर मिलेगा तो डाई मिथाइल मरकरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल मरकरी में। और मिथाइल मरकरी क्या है, वो वाटर में सॉल्यूबल है। मिथाइल मरकरी फूड चेन में एंटर करेगा किसके थ्रू, प्लैंक्टोन्स के थ्रू, ठीक है। और फूड चेन में वो प्लैंक्टन से होता हुआ इंसेक्ट्स, स्मॉल फिश, बर्ड्स, लार्ज फिश और मैन के थ्रू ऐसे फूड चेन में क्या होता रहेगा, ट्रैवल करता रहेगा। और मरकरी का कंसंट्रेशन क्या है, वह हर एक लेवल पे इंक्रीज अप हो जाता है, ठीक है, बढ़ता जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि मरकरी है, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में क्या हुआ, मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फिर प्लैंक्टोन है, प्लैंक्टोन से या तो इंसेक्ट ने खाया या स्मॉल फिश ने खाया। स्मॉल फिश को किसने खाया, बर्ड्स ने खाया, या फिर लार्ज फिश ने खाया। लार्ज फिश को हम खाते हैं हमारे। तो इस तरह से मरकरी से मिथाइल मरकरी और मिथाइल मरकरी हमारे पूरे फूड चेन में ऐसे ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ठीक है। अब हम करेंगे कि रेमिडिएशन क्या है। कि रेमिडिएशन से हमने प्रॉब्लम देखी थी, जितने क्लोरोअल्कली प्लांट्स थे मरकरी के वो बंद होने चाहिए। स्विचेस जो है नई टेक्नोलॉजी के आने चाहिए। अल्काइल मरकरी जो पेस्टिसाइड यूज़ होता है, पेस्टिसाइड में जो अल्काइल मरकरी होता है उसको बैन करना चाहिए। दूसरे जो मर्क्यूरियल पेस्टिसाइड्स हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही यूज़ करो, मतलब उसको रिस्ट्रिक्शन के साथ यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ रेमिडियल मेजर्स हैं जिनको यूज़ करके हम मरकरी को अपने फूड चेन में डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमने आज यहाँ मरकरी को पूरी डिटेल में पढ़ा। अब आगे की जो वीडियोज़ है वो पार्ट 3 में होगा। पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये वीडियोज़ अगर मैं इसमें और ऐड करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमने पार्ट 2 में बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ मरकरी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। पार्ट 3 में हम आगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, पैन, साइनाइड्स, पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिक, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके बारे में हम डिटेल में पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।